Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 8. Today we are going to start our new book with new syllabus, and this book is Top Line History and Geography Class 8 by Khurram Ali Shafiq. So student, this is our new book and now let's start from its first chapter. The first chapter is the United Nations. उर्दू में इसका वर्ड यूज़ होता है अक़वाम मुत्तहिदा. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स फर्दर पर्पस एंड इट्स मेन ऑर्गन्स विच इंक्लूड इन यूनाइटेड नेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस चैप्टर इज व्हेन एंड व्हाई वाज द यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड. कि क्यों और कब यूनाइटेड नेशन जो थी वो बनी थी. ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन. सो स्टूडेंट, हम यूनाइटेड नेशन को डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे. थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्यों बनी थी और ऐसी क्या वजूहत थी. अच्छा जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 to 18 में. अब वर्ल्ड वॉर जो है ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है. वर्ल्ड वॉर बेसिकली क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा कंट्रीज जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, यानी ग्रुप कंट्रीज का जो ग्रुप होता है उनके दरमियान जंग होती है. अब तक आपने 7th में जो थ्रू आउट देखा था वो ये था कि जी एक ग्रुप था, एक कबीले की दूसरे कबीले से जंग है, ठीक है, एक कंट्री की दूसरे कंट्री से है. लेकिन अब जो हम वर्ल्ड वॉर की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज के ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है. लाइक एक कंट्री, उसका फ्रेंड वो उसके साथ मिल गया, दूसरा फ्रेंड उसके साथ मिल गया, तो एक ग्रुप बन गया 3 कंट्रीज का, 4 कंट्रीज का. और अगेंस्ट, जिससे अगेंस्ट जंग लड़ी जा रही है वो भी फर्दर ग्रुपिंग में आ जाते हैं, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो मिल जाते हैं और ये जंग जो होती है ये काफ़ी टाइम पीरियड जो है ये चलती है. अब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 to 18 में, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. और आप ये कह लो कि वर्ल्ड वॉर जो है वो किसी भी सूरत जो है वो फ़ायदा नहीं दे सकती. इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा कम है. जंग जो जीत जाते हैं उनको भी लॉस होता है और जो हारते हैं तो डेफिनेटली उनको भी लॉस ही होता है. अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी. वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी उसमें जो कंट्रीज थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर, ठीक है. जो मेन सेंट्रल पावर थी ऑटोमन एम्पायर थी और उनके साथ ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया ये आपस में मिल गए थे, ठीक है. तो इनकी जंग हुई थी अगेंस्ट किसके? ग्रेट ब्रिटेन के, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, रशिया एंड इटली, ठीक है. ये तमाम कंट्रीज एक तरफ थे और वो जो मैंने अभी आपको प्रीवियस बताए हैं ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड बुल्गारिया, ये एक तरफ थे, ठीक है. तो इन दो ग्रुप्स के दरमियान ये वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और ये वर्ल्ड वॉर 1 जो वॉन की थी वो थी ग्रेट ब्रिटेन, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस एंड रशिया, इटली, ठीक है. ये लोग जीत गए थे और जो ऑटोमन एम्पायर द सेंट्रल पावर जो थी ये हार गई थी जंग. इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ये हुई थी जर्मनी, इटली एंड जापान के दरमियान में. जर्मनी, इटली एंड जापान ये एक ग्रुप था और किसके मुखालिफ इनकी पार्टी कौन सी थी? वो थी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन एंड चाइना. किसी हद तक चाइना भी इन्वॉल्व था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है. तो ये इन 2 ग्रुप्स में थी. ये एक ग्रुप मैंने आपको बता दिया जर्मनी, इटली एंड जापान, और दूसरा ग्रुप कौन सा था? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और चाइना. अब ये वर्ल्ड वॉर 2 जो थी ये वॉन की थी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन ने, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन एंड चाइना, यानी ये लोग जीत गए थे, ठीक है. जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान ये लोग हार गए थे. अब यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं. बेसिकली यूनाइटेड नेशन का पर्पस जो था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर जो हो रही थी उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था. स्पेशली पहले बात करते हैं हम वर्ल्ड वॉर 1 की, तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. ऑलमोस्ट 37 मिलियन पीपल्स जो थे वो मारे गए थे. तो उसके बाद एक सबसे पहले जो एक बनी थी ऑर्गेनाइजेशन कह लो, उसमें बनी थी लीग ऑफ नेशन. इनका पर्पस भी यही था कि जो नुकसान हो रहे हैं इतने ज़्यादा, उसमें जो नुकसान हुए वो ना हो और कम से कम जो एक दुनिया है उसमें पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, ठीक है. लेकिन जब यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी 1945 में,
तो आप ये कह लो कि वो लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी, और इसका पर्पस जो था वो ये था कि वही जो लीग ऑफ नेशन का था कि मुल्क पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान आपस में पीस और प्रोस्पेरिटी रहे, क्योंकि हर मज़हब ही अगर देखा जाए तो वो पीस और प्रोस्पेरिटी की तलकीन करता है, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम्स का इस्लाम हो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो थी वो 1945 में बनाई गई थी, जिसका मकसद क्या था कि मुल्क दुनिया में अमन व अमान रहे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास है पेज नंबर 1, ये ग्रीन में हाईलाइट हुआ है। द यूनाइटेड नेशन इज अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 टू अवॉइड वॉर एंड प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन उन्होंने यही पूछा व्हेन एंड वाई कि क्यों बनाई गई थी और कब बनाई थी। तो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1945 में एस्टेब्लिश की गई थी, और इसका मकसद क्या था, क्यों बनाई थी ये, ताकि किससे बचा जाए, वॉर से, एंड प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और पीस और प्रॉस्पेरिटी को आगे थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको प्रमोट किया जाए। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू नो अबाउट साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा, साइरस द ग्रेट ये भी आपके लिए एक नया हुक्मरान है जो आपके सामने आया है इस टाइम, उसका नाम। अच्छा, इसका जिक्र इस तरीके से मैं आपको स्टार्ट लूंगी। आपने 7th में रोमन एम्पायर और 6th में भी रोमन एम्पायर को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि क्लास 7th में आप अपने फर्स्ट चैप्टर में रोमन एम्पायर के मेन रूलर्स के बारे में भी पढ़ चुके हो। कौन सा था वो? हेराक्लस था और कॉन्स्टेंटाइन था। ठीक है, तो ये उसके मेन रूलर थे। जब हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी उस टाइम इस दुनिया में 2 बहुत बड़ी एम्पायर थी, एक थी रोमन एम्पायर और एक थी पर्शियन एम्पायर। ठीक है, एक थी रोमन एम्पायर और एक थी पर्शियन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो है वो आप क्लास 7 में उसको डिस्कस कर चुके हो, 6 में भी आपने पढ़ लिया है। अब उसके आपने मेन रूलर भी रोमन एम्पायर के पढ़े हैं। जबकि हम जब साइरस की बात करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 मेन बड़ी एम्पायर्स थी, बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, एक थी रोमन, एक थी पर्शियन। तो पर्शियन एम्पायर का जो फाउंडर था या जिसने पर्शियन एम्पायर की बुनियाद रखी थी वो था साइरस। ठीक है, साइरस दी ग्रेट। इसका जिक्र कुरान पाक में भी हमें मिलता है जुल्करनैन के नेम से। ठीक है, अब हमने पूछा है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो साइरस दी ग्रेट 576 BC 530 BC। अब BC का भी आपको पता है कबल मसीह यानी हजरत ईसा की पैदाइश से 576 और 530 यानी उससे पहले का टाइम पीरियड है। ठीक है, BC का मतलब क्या है कि हजरत ईसा की पैदाइश से 530 साल पहले इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अच्छा, इसने रूल किया था ओवर पर्शिया फ्रॉम 559 BC until his death. He laid down the foundations of international law, the famous Cyrus Cylinder on which he wrote. Some of his principles can still be seen in the British Museum. Most scholars of the Quran now believe that Cyrus was the king mentioned as Zulkarnain in Surah Kahf of the Quran. अच्छा जी, साइरस दी ग्रेट जो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि पर्शियन एम्पायर का वो फाउंडर है। इसने इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का इसका टाइम पीरियड है, तकरीबन 500 साल पहले। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से अगर की पैदाइश के अकॉर्डिंग बात करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1000 साल पहले की बात है इसकी। ठीक है, इसने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स के बारे में एक कह लो कि एक वो पेश किया था, एक पूरा जायचा कह रही हूँ, अच्छा जी सॉरी, क्या है कि साइरस सिलेंडर ने प्रिंसिपल्स पेश किए थे और ये प्रिंसिपल पहली दफ़ा कह लो कि पहली दफ़ा ह्यूमन राइट्स पे किसी ने चार्टर पेश किया था, जो इस दुनिया में कह लो ह्यूमन राइट्स का पहला चार्टर आया था। ठीक है, वो किसने पेश किया था? साइरस दी ग्रेट ने। ये उसकी पिक है और इसको फेमस हुआ ये साइरस सिलेंडर के नाम से। साइरस सिलेंडर बेसिकली एक सिलेंडर नुमा शेप पे इसने लिखे था। ये इसकी पिक मैं अभी आपको लास्ट में शेयर करूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें इसने लिखा था और ये मतलब इसकी लैंग्वेज जो थी वो कोई और थी। वो ये वाली जो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके जो 2 प्रिंसिपल्स थे वो किसी और लैंग्वेज में लिखे गए थे जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था। अच्छा, इसमें था कि उसने जो उसके जो प्रिंसिपल थे उसके अकॉर्डिंग ये था
कि जो पहले जब जंगें लड़ी जाती थी और जब जो हार जाते थे ना, उन लोगों को कैद कर लिया जाता था, स्लेव्स बना लिया जाता था। तो इसने ये प्रिंसिपल दिया था कि उनको, उन स्लेव्स को आज़ादी दी जाए, फ्रीडम दी जाए, ठीक है, उनको कैद ना किया जाए। सेकेंडली उसने कहा था कि रिलीजियस जो था उनको मजहबी आज़ादी दी जाए, कि उनको ऊपर बाउंड ना किया जाए कि वो इसी की पूजा करें या इसी की इबादत करें। तो ये पहली दफ़ा ह्यूमन राइट्स का चार्टर आया था, जो किसने किया था, साइरस ने पेश किया था। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, और वो इसका चार्टर जिसको, जो साइरस सिलेंडर के नाम से फेमस है, वो आज भी ब्रिटिश के म्यूजियम में मौजूद है, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं आपको शेयर करूंगी अभी इसी वीडियो के लास्ट में, तो वो आप देखिएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, साइरस द ग्रेट, यहाँ से लेकर साइरस द ग्रेट 576 BC टू 530 BC से लेकर सूरह कैफ, इन सूरह कैफ ऑफ द कुरान। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चन। सो ये हमारी न्यू बुक है, जिसको आप साथ के साथ अगर आप पढ़ोगे और साथ के साथ इसको फोकस करोगे तो अच्छा लर्न कर सकोगे। सो टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।